चलिए भाई, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने युग्मनज का विकास हम देख रहे थे। शैतान जी बंद करो यार इसको, इसको 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 बंद। शैतान जी, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास युग्मनज का विकास, या जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट डेवलपमेंट। अब देखिए, युग्मनज के विकास में हमारे पास ये मैंने ले लिया युग्मनज। अब सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, युग्मनज के विकास में जो सारे विभाजन होंगे वो समसूत्री विभाजन होंगे। अब सबसे पहले युग्मनज में एक विभाजन होगा, और युग्मनज में विभाजन से कौन सी अवस्था बनेगी, दो कोशिकीय। अब दो कोशिकीय की अवस्था बनेगी, फिर दो से आपके पास दो से कौन सी कोशिका बनेगी, चार कोशिका अवस्था। अब इस तरह से विभाजन जब होगा तो सबसे पहली मुख्य अवस्था जो आपको ध्यान में रखनी है, जो युग्मनज के विकास में देखी जाएगी, वो आपके पास कौन सी अवस्था होती है, ग्लोब्यूलर अवस्था। तो जैसे अपन ने जब मानव में जनन पढ़ा था तो अपन ने कहा था मोरुला अवस्था, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। इसी तरह से जब हम आवृत बीजियों की बात करते हैं तो आवृत बीजियों में युग्मनज के विकास में सबसे पहली महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, ग्लोब्यूलर अवस्था है। अब आवृत बीजी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। इसका मतलब अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें या डाइकॉट्स की बात करें, एक बीज पत्रियों में, द्विबीज पत्रियों में, दोनों में युग्मनज की कौन सी अवस्था कॉमन होगी, ग्लोब्यूलर अवस्था। एक बीज पत्रियों में भी देखी जाएगी, द्विबीज पत्रियों में भी देखी जाएगी। आगे चलकर यह ग्लोब्यूलर अवस्था किसमें परिवर्तित होती है, हृदय आकार के भ्रूण में। आगे चलकर आपके पास ये ग्लोब्यूलर अवस्था किसमें परिवर्तित हो गई, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। और इसका मतलब ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, हृदय आकार का जो भ्रूण है, ये आपको द्विबीजपत्रियों में मिलेगा या एक बीजपत्री में, केवल द्विबीजपत्रियों में। हृदय आकार का मतलब ही है कि इसमें क्या बन गए हैं, दो बीजपत्र, और दो बीजपत्र बन गए हैं, यानी ये कौन सी अवस्था होगी, डाइकॉट की। तो जब युग्मनज का विकास हो रहा है तो पहली अवस्था इंपॉर्टेंट कौन सी है, ग्लोब्यूलर, जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में देखने को मिलेगी। उसके बाद ग्लोब्यूलर अवस्था किसमें विकसित होगी, हृदय आकार के भ्रूण में। लेकिन यह लक्षण आपको केवल किसमें देखने को मिलेगा, डाइकॉट्स में, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, दो बीजपत्र। तो युग्मनज का विकास एक बीजपत्री भ्रूण में, मोनोकॉट भ्रूण में क्या होगा, दो कोशिकीय, चार कोशिकीय, ग्लोब्यूलर अवस्था, आगे चलकर नया पादप। और आपके पास अगर द्विबीजपत्रियों की बात करें, दो कोशिकीय, चार कोशिकीय, ग्लोब्यूलर अवस्था, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर नया पादप। ये बना लो, फिर हम लिखेंगे।
बन गया? अरे वाह, ये तो मैं तैयार ही नहीं था इसके लिए। हाँ, लिखेंगे इसमें 2 पॉइंट्स। हाँ रुको, आगे रुको। अरे दीपक ये सही में नहीं आज? ओह, क्यों? सही में या 1-2 दिन छुट्टियों पे? नहीं, संख्या नहीं फिक्स होती है इनमें, किसी में संख्या फिक्स नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे 2 नोट लिखेंगे। पहला, युग्मनज की ग्लोब्यूलर अवस्था, युग्मनज की ग्लोब्यूलर अवस्था एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री भ्रूण दोनों के लिए कॉमन होती है। युग्मनज की ग्लोब्यूलर अवस्था एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री भ्रूण दोनों के लिए कॉमन होती है। एक बीजपत्री भ्रूण व द्विबीजपत्री भ्रूण दोनों के लिए कॉमन होती है। जाइगोट तो हमेशा एक कोशिकीय ही होगा। और नेक्स्ट, युग्मनज के हृदय आकार की अवस्था, युग्मनज की हृदय आकार या हार्ट शेप्ड हृदय आकार की अवस्था केवल द्विबीजपत्री भ्रूण में पाई जाती है। केवल द्विबीजपत्री भ्रूण में पाई जाती है। हृदय आकार की अवस्था केवल डाइकॉट या द्विबीजपत्री भ्रूण में पाई जाती है। तो ग्लोब्यूलर अवस्था आपको दोनों में मिलेगी, मोनोकॉट और डाइकॉट भ्रूण में, और हृदय आकार की अवस्था केवल डाइकॉट्स में मिलेगी। इसको आप बंद कर दीजिए। अब देखिए, जब अपन यहां पर भ्रूण मतलब हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं, एक तो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है और एक बीजपत्री भ्रूण होता है। एक हमारे पास डाइकॉट एम्ब्रियो होगा, एक हमारे पास मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है। जब आप एक डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो डाइकॉट एम्ब्रियो में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो क्या पाए जाते हैं, 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। तो 2 कॉटिलेडेंट्स या 2 बीज पत्र आपको किस में मिलेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो में मिलेंगे। ये बंद भी नहीं हो रहा है। मैं समझ गया, दीपक जी नहीं है, कोई तो चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है आज? जीवन के इतने वर्षों में ऐसी उपलब्धि हासिल कर तो पहली चीज, डाइकॉट एम्ब्रियो की हम बात करें या द्विबीजपत्री भ्रूण की बात करें तो इसमें 2 कॉटिलेडेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यहां पर कौन सी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रेडिकल, और एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं प्लिम्यूल।
इनकी हिंदी होती है, जिससे तना और प्ररो बनता है, प्रांकुर, और ये मूलांकुर। हाँ, ये है मूलांकुर रेडिकल और ये है प्रांकुर। प्रांकुर ही होता है। तो प्रांकुर या प्लिम्यूल जो है उससे आगे पूरा प्ररोतंत्र यानी शूट सिस्टम बनेगा, और जो रेडिकल है उससे पूरा का पूरा क्या बनता है, रूट सिस्टम। तो द्विबीजपत्री भ्रूण की हम बात करें या डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो आपके पास दो बीज पत्र होंगे। रेडिकल, अब मूलांकुर जिस संरचना से विकसित होता है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। देखना हिंदी इसकी, रेडिकल जिस संरचना से विकसित होगा उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल, और प्लिम्यूल जिस संरचना से विकसित होगा उसे कहते हैं एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल से क्या विकसित होगा, मूलांकुर, और मूलांकुर से क्या बनेगा, मूलतंत्र। एपिकोटाइल से क्या बनेगा, प्रांकुर, और प्रांकुर से क्या बनेगा, प्ररोतंत्र या शूट सिस्टम बनेगा। हाँ, हाइपोकोटाइल अल्प बीजपत्री, और वो खैर लिखेंगे जब तक आएगा। एपिकोटाइल की भी हिंदी है, होती है। तो द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना, डाइकॉट एम्ब्रियो, एपिकोटाइल, अतिबीजपत्री, डाइकॉट भ्रूण की संरचना। एक द्विबीजपत्री भ्रूण में, पहले लिख लीजिए फिर डायग्राम। एक द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र यानी कॉटिलेडेंस, दो बीजपत्र एवं अल्प बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री भ्रूण या डाइकॉट एम्ब्रियो में दो बीजपत्र एवं अल्प बीजपत्री एवं एपिकोटाइल पाया जाता है। एपिकोटाइल, हां, अल्प बीजपत्री हाइपोकोटाइल, तो एपिकोटाइल क्या हुआ, अति बीजपत्री। अल्प बीजपत्री व एपिकोटाइल पाया जाता है। बीजपत्रोपरिक, एक द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र एवं अल्प बीजपत्री व बीजपत्रोपरिक पाया जाता है। अल्प बीजपत्री जिसको हाइपोकोटाइल और बीजपत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्प बीजपत्री मूलांकुर में विकसित होकर, हां हाइपोकोटाइल, अल्प बीजपत्री मूलांकुर में विकसित होकर मूल तंत्र का निर्माण करता है। मूलांकुर में विकसित होकर मूल तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, बीजपत्रोपरिक एपिकोटाइल, बीजपत्रोपरिक या एपिकोटाइल
प्लिम्यूल में विकसित हो, प्रांकुर में विकसित हो, प्रांकुर में विकसित हो, प्ररोतंत्र का निर्माण करता है, शूट सिस्टम। प्ररोतंत्र या शूट सिस्टम का निर्माण करता है। हाँ, बना लीजिए अब आप। वो कोइलोप्टाइल तो प्रांकुर चोल कहते थे और कोइलोरिजा को मूलांकुर चोल। ठीक है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो में आपके पास दो कॉटिलेडन्स, दो बीज पत्र थे। दो बीज पत्र के बाद हाइपोकोटाइल था, हाइपोकोटाइल से मूलांकुर बनता है, मूलांकुर से आगे पूरा रूट सिस्टम। एपिकोटाइल आगे किसमें विकसित होगी? प्लिम्यूल में, और प्लिम्यूल से आगे पूरा क्या बनेगा? शूट सिस्टम। अब जब हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करेंगे, एक बीज पत्री भ्रूण की, तो सबसे पहली चीज तो यह हो गया कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में कितना बीज पत्र होगा? एक। और एक बीज पत्र होता है, उसको कहते हैं स्कुटेलम। मोनोकॉट में हम लोग बेसिकली किसका उदाहरण लेते हैं? घास का। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर एक ही बीज पत्र पाया जाता है, और उस एक ही बीज पत्र या कॉटिलेडन को क्या कहते हैं? स्कुटेलम। दूसरा बीज पत्र विकसित ही नहीं हो पाता और वो अत्यधिक हासित होता है। अगर आप उसका नाम पूछ लिया जाए तो उसको कहते हैं एपीब्लास्ट। दूसरा बीज पत्र विकसित नहीं हो पाता, वो अत्यधिक हासित रहता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? एपीब्लास्ट। बाकी एक ही बीज पत्र, एक ही कॉटिलेडन होगा, जिसे क्या कहेंगे? स्कुटेलम। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो में ऐसा विभेदन नहीं होता एपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल का। वहां पर एक पूरा चोल, एक आवरण होता है। एक होता है प्रांकुर चोल या कोइलोप्टाइल, और एक होता है कोइलोरिजा, जिसे कहते हैं मूलांकुर चोल। काम वही है। यह कोइलोप्टाइल आगे चलकर तने का विकास करेगा और यह आगे चलकर मूल का विकास करेंगे। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो या एक बीज पत्री भ्रूण की संरचना पहले लिखेंगे, पहले लिख लेंगे, फिर पहले बना रहे हो? बना लो पहले।
लिखें? लिखें? हाँ, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना में लिख रहे हैं हम लोग। एक बीजपत्री भ्रूण जैसे घास में, एक बीजपत्री भ्रूण जैसे घास में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। केवल एक बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। एक बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। जिसे स्कूटेलम कहते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, दूसरा अत्यधिक हासित बीजपत्र। दूसरा अत्यधिक हासित रिड्यूस्ड बीजपत्र एपीब्लास्ट कहलाता है। दूसरा अत्यधिक हासित बीजपत्र एपीब्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस भ्रूण में एक अविभेदित उत्तक, इस भ्रूण में अविभेदित उत्तक प्रांकुरचोल, अविभेदित उत्तक प्रांकुरचोल, इस भ्रूण में अविभेदित उत्तक प्रांकुरचोल आगे प्ररोतंत्र का विकास करता है। आगे प्ररोतंत्र का विकास करता है, जबकि अविभेदित उत्तक मूलांकुरचोल, जबकि अविभेदित उत्तक मूलांकुरचोल मूल तंत्र का निर्माण करता है। मूल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने भ्रूण का विकास मतलब युग्मनज का विकास भी देख लिया, भ्रूण पोष का विकास भी देख लिया। अब देखिए, अब हमारे पास एक मिनट, अब मैं यहां पर एक बार पूरा समरी बना रहा हूं कि हमने क्या क्या देखा है। यहां पर मैंने एक संरचना बना रहा हूं निषेचन पूर्व, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी संरचनाएं थी और अब निषेचन होने के बाद निषेचन पश्चात उन संरचनाओं का क्या होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अंडाशय पढ़ते थे हम लोग। स्त्री केसर में क्या था? अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी निषेचन से पहले थी, निषेचन के बाद अंडाशय या ओवरी किस में परिवर्तित हो जाती है? फल या फ्रूट में। तो इसी को हम लोग फल की जब हम परिभाषा कहते हैं तो फल क्या है? निषेचित अंडाशय। अंडाशय निषेचन के बाद किसका रूप ले लेता है? फल का। बीजांड जिसको हम ओव्यूल कह रहे थे, तो निषेचन के पश्चात बीजांड का क्या होता है? बीज। बीजांड ही आगे चलकर किसमें विकसित होती है? बीज। अब बीजांड की संरचना में याद रखना है, बीजांड की संरचना में अध्यावरण था, इंटेग्यूमेंट्स। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स ये क्या बनाते हैं? ये सीड कोट बनाते हैं, बीज चोल। अब इसमें बाह्य चोल होता है टेस्टा,
और अंदर वाला होता है टेगमेन। तो आउटर इंटेग्यूमेंट जो बाह्य अध्यावरण है वो बाह्य बीज चोल बनाता है टेस्टा, और अंदर वाला जो था वो क्या बनाता है टेगमेन। उसके बाद आपके पास अध्यावरण, अब उसके अलावा एंटीपोडल जो कोशिकाएं थी ये अपभ्रष्ट हो जाती हैं, इनका कोई कार्य नहीं है, ये निषेचन के बाद क्या हो जाती हैं अपभ्रष्ट। इसी तरह हमने सिनर्जिट देखा था, सिनर्जिट तो फिर भी कार्य कर रही थी, पराग नलिका को दिशा दे रही थी, उसके बाद निषेचन के बाद ये भी क्या हो जाती है अपभ्रष्ट। जो अंड कोशिका थी, अंड कोशिका ही अब क्या बना देती है निषेचन के बाद, यही तो क्या कहलाती है युग्मनज। जो सेंट्रल सेल था वो ही आगे चलकर क्या बनाता है, सही। तो निषेचन से पहले हम ये संरचनाओं की बात कर रहे थे, निषेचन के बाद इन संरचनाओं को हम इस नाम से जानते हैं। केवल एक रह गई, क्या रह गई न्यूसेलस, जो द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होता है। अब सामान्यतः बीजों में न्यूसेलस नष्ट हो जाती है, काफी बीजों के अंदर न्यूसेलस की जो उत्तक होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दो मुख्य उदाहरण, एक तो आपके पास काली मिर्च ब्लैक पेपर, और एक चुकंदर बीट, और तीसरा अरंडी कैस्टर। कैस्टर में, ब्लैक पेपर काली मिर्च में और बीट चुकंदर में न्यूसेलस विद्यमान रहता है, नष्ट नहीं होता। और बीजों में जब न्यूसेलस विद्यमान रहता है और अपभ्रष्ट नहीं होता, तो ऐसे बीज को हम किस नाम से जानते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म बीज का सवाल आ जाए तो पेरिस्पर्म का मतलब क्या हो गया, ऐसे बीज जिनमें न्यूसेलस नष्ट नहीं हुआ है, विद्यमान है। और इसके उदाहरण चुकंदर यानी बीट, अरंडी यानी कैस्टर, और आपके पास ब्लैक काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। ठीक है, ये बना लीजिए पहले आप। बीज पत्र तो जनरली भोजन संग्रह में काम करता है। कॉटिलेडेंट्स जो हैं बीज पत्र भोजन संग्रह में, प्रकाश संश्लेषण तो मीजोफिल उत्तक पत्तियों के अंदर नहीं, बीज पत्र में भोजन संग्रह।
लिख लिया? नारियल सूख जाता है, हाँ, तो भ्रूणपोष है ना, सूखने के बाद जो गिरी है वही तो वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। नहीं, ऐसा अभी पढ़े, दो तरह के बीज होते हैं। एक ऐसे बीज है जिसमें भ्रूणपोष नष्ट हो चुका है, पूरा का पूरा युग्मनज ने यूज कर लिया, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, जैसा नारियल है। हाँ, अब एक नोट लिखेंगे, सामान्यतः न्यूसेलस, सामान्यतः न्यूसेलस अपभ्रष्ट हो जाता है, सामान्यतः न्यूसेलस अपभ्रष्ट हो जाता है, परंतु जिन बीजों में न्यूसेलस विद्यमान रहता है, परंतु जिन बीजों में न्यूसेलस विद्यमान रहता है उन्हें पेरिस्पर्म कहा जाता है, उन्हें पेरिस्पर्म कहा जाता है। उन्हें पेरिस्पर्म कहा जाता है। परिभ्रूणपोष, और इसमें उदाहरण चुकंदर, अरंडी और काली मिर्च। क्या न्यूसेलस पढ़ा था ना, जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह था। ठीक है भाई, अब हमारे पास, अब हम देखिए बीज में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज यह है कि अपने पास बीज के निर्माण में देखिए, अब आपके पास क्रियाविधि में क्या होता है, जैसे ही आपके पास बीज का निर्माण हो गया, अब बीज निर्माण के तुरंत बाद उसका अंकुरन चालू हो जाएगा? नहीं, बीज निर्माण होने के बाद वो क्या करेगा, एक निष्क्रिय अवस्था में जाएगा, और बीज निर्माण के बाद आपके पास सीधा अंकुरन नहीं होता। कौन सी अवस्था आती है? बीज प्रसूपता की, या जिसे कहते हैं सीड डोरमेंसी। अब सवाल आता है कि बीज निर्माण के बाद सीधा अंकुरन क्यों नहीं होता, बीज प्रसूपता क्यों देखी जाती है? तो बीज प्रसूपता के 2 या 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि बीज के भीतर जो भ्रूण है अभी उसका विकास पूरा नहीं हुआ है। भ्रूण कैसा है? इमैच्योर है या अपरिपक्व, और जब तक भ्रूण पूरा विकसित नहीं होगा बीज अंकुरण नहीं हो सकता। दूसरा कारण हो सकता है कि जो बीज चोल है वो इतना ठोस है, इतना हार्ड है कि कोई भी कलिका उसको या वो प्रस्फुटित नहीं हो पा सकता। और तीसरा कारण हो सकता है कि क्या उपस्थित हो बीज के भीतर? वृद्धि संदमक कारक। तो आपके पास 3 प्रमुख कारण होते हैं बीज प्रसूपता के।
या तो बीज के भीतर भ्रूण जो है वो अपरिपक्व है, विकसित नहीं हुआ है, इसलिए बीज प्रसूप्ता हो गई। दूसरा, बीज चोल बहुत हार्ड है या ठोस है, इसलिए बीज प्रसूप्ता अवस्था है। और या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वृद्धि संदामक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए बीज क्या हो रहा है, प्रसूप्ता। अब अगर भ्रूण अपरिपक्व है तो वो अपने आप ही परिपक्वन दर्शाएगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे भ्रूण का परिपक्वन होगा अपने आप बीज अंकुरण होगा। धीरे धीरे अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो एब्सिसिक अम्ल की मात्रा कम होगी, जिबरलिंस की मात्रा बढ़ेगी और बीज प्रसूप्ता से बीज अंकुरण आ जाएगा। हां, अगर बीज प्रसूप्ता का कारण बीज चोल का ज्यादा ठोस होना है तो हमारे पास एक प्रक्रिया आती है जिसे कहते हैं स्कैरीकरण। एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं स्कैरिफिकेशन। इसमें हम लोग रासायनिक या यांत्रिक तरीकों से बीज चोल को घोल देते हैं, और बीज चोल या सीड कोट अगर घुल जाएगा तो आसानी से बीज क्या हो सकता है, अंकुरित। तो बीज चोल को रासायनिक या यांत्रिक तरीकों से घोलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कैरिफिकेशन, ताकि क्या प्रेरित किया जा सके, आगे चलकर बीज अंकुरण प्रेरित किया जा सके। फिर आपको याद रखना है, जब बीज अंकुरण की हम बात करेंगे तो बीज अंकुरण के लिए सबसे प्रमुख दो कारक होते हैं। बीज अंकुरण के दो सबसे प्रमुख कारक जो हैं वो है जल और ऑक्सीजन। पोषक तत्व हैं, ठीक है, सही अनुकूल तापमान, वो सब ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए सबसे प्रमुख कारक जो बीज अंकुरण के लिए आवश्यक हैं वो ऑक्सीजन और जल, इनके बिना बीज अंकुरण संभव नहीं होगा। तो आप लिख लेंगे, हां, पर हेडिंग डाल देंगे बीज प्रसूप्ता, सीड डोरमेंसी। बीज प्रसूप्ता या सीड डोरमेंसी। बीज निर्माण के पश्चात बीज निर्माण के पश्चात बीज निर्माण के पश्चात वह कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में रहता है। बीज निर्माण के पश्चात वह कुछ समय निष्क्रिय अवस्था में रहता है और इस निष्क्रिय अवस्था को ही बीज प्रसूप्ता कहते हैं। निष्क्रिय अवस्था को ही बीज प्रसूप्ता कहते हैं। बीज प्रसूप्ता के कारण पहला, ठोस व अपारगम्य बीज चोल। ठोस व अपारगम्य, हार्ड एंड इम्परमिएबल सीड कोट। ठोस व अपारगम्य बीज चोल। दूसरा, अपरिपक्व भ्रूण। अपरिपक्व भ्रूण। और तीसरा, वृद्धि संदामक की अधिक मात्रा। वृद्धि संदमक की अधिक मात्रा। ठीक है, फिर यहां पर एक नोट लिख लेंगे, स्कैरीकरण या स्कैरिफिकेशन।
हाँ हाँ, इसमें स्कैरीकरण क्या होता है लिखेंगे, रासायनिक व यांत्रिक तरीकों से रासायनिक व यांत्रिक तरीकों से बीज चोल को घोलने की प्रक्रिया, रासायनिक व यांत्रिक तरीकों से बीज चोल को घोलने की प्रक्रिया स्कैरीकरण कहलाती है। स्कैरीकरण कहलाती है। ठीक है, एक और प्रक्रिया अपन लिख सकते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण। अब स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण में क्या करते हैं, आप बीज को पानी में भिगोते हो, उसको आर्द्रता या नमी देते हो, और फिर उसको इष्टतम तापमान दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान और बहुत कम तापमान पर वो निष्क्रिय होता है। तो बीज को पानी में सोखने के बाद आर्द्रता और सही तापमान देने पर भी उसमें अंकुरन प्रेरित हो सकता है। आपको दो ही चीजें देनी है, जल देना है और ऑक्सीजन देना है। उस उपचार को हम क्या कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं। तो अब लिख सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण। इस प्रक्रिया में बीज अंकुरन को प्रेरित करने के लिए, इस प्रक्रिया में बीज अंकुरन को प्रेरित करने के लिए बीजों को पानी में बीजों को पानी में सोखने के पश्चात पर्याप्त ऑक्सीजन, इस प्रक्रिया में बीज अंकुरन को प्रेरित करने हेतु बीजों को पानी में सोखने के पश्चात पर्याप्त ऑक्सीजन व तापमान उपलब्ध करवाया जाता है। उपलब्ध करवाया जाता है। और फिर एक नोट और लिख लेंगे, बीज अंकुरन के लिए आवश्यक दो प्रमुख कारक, बीज अंकुरन के लिए आवश्यक दो प्रमुख कारक, पहला जल, दूसरा ऑक्सीजन। पहला जल और दूसरा ऑक्सीजन। फिर अब इन बीज में अपन दो कैटेगरीज देख सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस सीड्स, भाई एक ऐसे बीज होंगे जिसमें भ्रूणपोष विद्यमान रहेगा, मतलब भ्रूणपोष खत्म नहीं होगा। तो भ्रूणपोष अगर खत्म नहीं होगा और भ्रूणपोष विद्यमान रहता है बीजों में, तो उसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष बीज।
और जिनमें भ्रूणपोष खत्म हो जाता है और बीज में विद्यमान नहीं रहता, वो कौन से हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। तो आप लोग जो दालें और मटर खाते हो उसमें भ्रूणपोष नहीं रहता, तो उसके उदाहरण क्या हो गए आपके पास? जैसे इसमें मटर हो गया, ग्राम दाल हो गई, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ये आपके पास किस कैटेगरी में आएंगे? एक्स एल्ब्यूमिनस। और जिनमें भ्रूणपोष नष्ट नहीं होता, विद्यमान रहता है बीज में, वो कौन से हैं? एल्ब्यूमिनस। जो भी अनाज है हमारे पास, गेहूं, चावल, मक्का, ये आपके पास इन सब में वो श्वेत श्वेत भ्रूणपोष रहता है। नारियल, ये मोनोकॉट्स ही तो हैं, गेहूं, हाँ, तो वो तो, बट मोनोकॉट डाइकॉट के एग्जांपल तो देख ही लोगे आप मॉर्फोलॉजी में, लेकिन ये मोनोकॉट्स हैं और ये हैं परकैस्टर, ये आपके पास डाइकॉट्स हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं उदाहरण। पहले हम देख रहे हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस सीड्स। एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस सीड यानी भ्रूणपोषीय बीज। भ्रूणपोषीय बीज ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। ठीक है, इसमें उदाहरण आप पहले लिख लेंगे। एक बीज पत्री वाले, पहले एक बीज पत्री बीज लिख लेंगे उदाहरण। गेहूं, चावल, मक्का, घास, और द्विबीज पत्रियों में अरंडी, कैस्टर, पपीता, पपाया। कॉटन, द्विबीज पत्रियों में कॉटन भी लिख सकते हैं। हाँ, कैस्टर, कॉटन भी द्विबीज पत्री है। कपास, और अभ्रूणपोषी बीज यानी नॉन एंडोस्पर्मस बीज। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और विद्यमान नहीं रहता। ठीक है, उदाहरण लिख लेंगे इसमें फिर। मटर, दालें, सनफ्लावर, सूरजमुखी।
ठीक है, अब इसमें दो विशेष उदाहरण आपको ध्यान में रखने। एक बीज का उदाहरण आपको याद रखना है ल्यूपिनस आर्टिकस, और एक दूसरा बीज का उदाहरण आपको याद रखना है फिनिक्स डैक्टिलीफेरा, खजूर। इन बीजों की जनन क्षमता हजारों सालों में है। इस बीज की जनन क्षमता कितने हजार सालों से है? 10,000 सालों से है। और इस बीज की जनन क्षमता कितने सालों से है? 2000 सालों से। तो ये दो प्रमुख उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक जनन क्षमता वाले या क्रियाशील बीजों का उदाहरण। सर्वाधिक जनन सक्षमता दर्शाने वाले बीजों के उदाहरण। लूपिनस आर्टिकस और फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास किसका जीवन चक्र हमने देख लिया? आवृत बीजियों का। अब हेडिंग डालेंगे इसी में एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या डालूं? एपोमिक्सिस हिंदी में भी एपोमिक्सिस होता है या असंगत असंग जनन? असंग जनन। डन। ठीक है, अब ध्यान से, एपोमिक्सिस या असंजनन का मतलब यह है तो एक प्रकार का जनन, और यह एक ऐसा जनन है जिसमें क्या नहीं देखा जाता? निषेचन नहीं देखा जाता। देखिए, अपन ने कहा था निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मक के मध्य संलयन। तो नर और मादा युग्मक के मध्य जब संलयन होता है, जब उनके गुण सूत्रों का मिश्रण होता है, तो उसको अपन ने एम्फीमिक्सिस कहा था। एम्फी का मतलब दोनों, मिक्सिस मतलब मिश्रण। यहां पर मिक्सिस का मतलब मिश्रण है, लेकिन एपो का मतलब होता है बिना, बिना मिश्रण, या जिसे हम कहते हैं असंग जनन। यह एक ऐसा जनन है जिसमें निषेचन नहीं देखा जाता, और अगर इसमें निषेचन नहीं देखा जा रहा तो इसका मतलब यह वास्तविक रूप से लैंगिक हुआ या अलैंगिक जनन? यह वास्तविक रूप से अलैंगिक जनन ही होता है। अब वैसे तो असंग जनन आपको किस कुल में देखा जाता है? एक तो एस्टेरेसी कुल में देखा जाता है, जो अपन ने देखा था सनफ्लावर वाली फैमिली है, और घास में भी देखा जाता है। घासों में भी किसका उदाहरण होता है? एपोमिक्सिस या असंग जनन। अब ये जो एपोमिक्सिस है उसके अपन अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। अब एक एक करके देखो, और ये प्रकार तब क्लियर होंगे जब हमने पूरा जनन हमने पढ़ा हुआ है। तो 3 तरह की एपोमिक्सिस हम पढ़ेंगे। एक जिसे कहते हैं नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस। ये नॉन रेकरेंट की भी हिंदी होती है क्या? नहीं होती यार, है? एक रेकरेंट एपोमिक्सिस देख लो, और एक होती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी।
ठीक है, अभी हिंदी हम देख लेंगे एक बार, पहले समझ लेते हैं, फिर आप हिंदी देखते रहना। 1 मिनट पहले समझ लेंगे। नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, ध्यान से। इसमें आपके पास सबसे पहले कोई भी आप द्विगुणित न्यूसेलस था, हमें पता है न्यूसेलस की द्विगुणित कोशिका होती है। न्यूसेलस की द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। उससे क्या बनता था, गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता था, भ्रूण कोश। यही पढ़ा हमने जनन में। न्यूसेलस की द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं, और गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है। इस भ्रूण कोश में हमारे पास अंड कोशिका होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये पूरी संरचना। अब हमने पढ़ा था अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है द्विगुणित। अब इसमें क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। इसका मतलब अब इसमें जो अंड कोशिका है अगुणित, वो बिना निषेचन के युग्मनज या भ्रूण बनाएगी। अब इसमें क्या होगा, जो अंड कोशिका है वो बिना निषेचन के युग्मनज बनाएगी, तो वो कैसा बनेगा, अगुणित या हैप्लॉइड। अब जरूरी नहीं है कि अंड कोशिका ही युग्मनज बनाए, कोई अन्य अगुणित कोशिका जैसे सिनर्जिड्स हो गए, एंटीपोडल्स हो गए, ये भी बिना निषेचन के क्या बना सकते हैं, युग्मनज बना सकते हैं। जब निषेचन नहीं हो रहा तो कोई भी अगुणित कोशिका, और किसकी अगुणित कोशिका, भ्रूण कोश की कोई भी अगुणित कोशिका बिना निषेचन के युग्मनज बना सकती है। यदि अंड कोशिका बिना निषेचन के युग्मनज बनाती है तो इसे हम इस प्रकार के नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस को अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। और अगर कोई अन्य कोशिका, सिनर्जिड्स हो गए, एंटीपोडल, कोई भी दूसरी अगुणित कोशिका भ्रूण कोश की अगर युग्मनज बनाती है तो इसे हम एपोगेमी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एपोगेमी। तो वापस हम बात कर रहे हैं नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब है इस प्रक्रिया में मियोसिस तो होगा, निषेचन नहीं होगा। मियोसिस हुआ तो गुरु बीजाणु अगुणित बना, अगुणित बना तो भ्रूण कोश अगुणित बना, यहां तक तो सब सेम था। अब बस निषेचन नहीं होगा। अंड कोशिका बिना निषेचन के युग्मनज बनाएगी तो वो अगुणित होगा, अगुणित अनिषेक जनन। और कोई अन्य अगुणित कोशिका युग्मनज बनाएगी तो उसे क्या कहेंगे, एपोगेमी कहेंगे। अब आता है रेकरेंट, बहुत आसान है। नॉन रेकरेंट में मियोसिस हो रहा था, निषेचन नहीं हो रहा था। इसमें मियोसिस भी नहीं होगा और निषेचन भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, अगर मियोसिस भी नहीं हुआ तो भ्रूण कोश कैसा बनेगा, डिप्लॉइड, द्विगुणित। यदि आपके पास मियोसिस ही नहीं हुआ तो आपके पास कैसा भ्रूण कोश विकसित होगा। अब देखो मैं बार बार भ्रूण कोश लिख रहा हूं, क्वेश्चन में हो सकता है भ्रूण कोश ना लिखा है, क्या लिखा आ सकता है, मादा युग्मकोद्भेद। भ्रूण कोश क्या है, मादा युग्मकोद्भेद। काफी बार किताबों या क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं है बार बार, यहां पर वो लिख सकता है मादा युग्मकोद्भेद। आपको पता होना चाहिए मादा युग्मकोद्भेद भ्रूण कोश ही है। तो आपके पास सवाल आ जाए, एक ऐसा एपोमिक्सिस, एक ऐसा असंजनन बताओ जहां पर मादा युग्मकोद्भेद द्विगुणित रहता है, रेकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें मियोसिस ही नहीं हुआ। जब मियोसिस नहीं हुआ तो भ्रूण कोश यानी मादा युग्मकोद्भेद कैसा हुआ, डिप्लॉइड, द्विगुणित। अब इसमें अंड कोशिका भी 2n होगी, इसमें सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सब द्विगुणित होंगे। अब अगर ये बिना निषेचन के भ्रूण बनाएगा तो उसको द्विगुणित अनिषेक जनन कह दो।
अब इसमें अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बनाएगी तो क्या कहेंगे? द्विगुणित अनिषेक जनन। और अगर कोई दूसरी कोशिका क्या बनाती है? द्विगुणित युग्मनज, तो उसे कहते हैं एपोस्पोरी। उसे क्या कहेंगे? एपोस्पोरी। इधर क्या कहते थे? एपोगेमी। मोटा मोटा आपके पास दो एपोमिक्सिस जो हैं, एक में मियोसिस होगा और निषेचन नहीं होगा, दूसरे में ना मियोसिस होगा ना निषेचन होगा। तो जिसमें मियोसिस हुआ है उसमें मादा युग्मकोद्भिद अगुणित या द्विगुणित? अगुणित। मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश अगुणित। अब उसके अंदर या तो अंड कोशिका है या दूसरी कोशिका है। अंड कोशिका बिना निषेचन के युग्मनज बना रही है, अगुणित अनिषेक जनन। कोई दूसरी अगुणित कोशिका युग्मनज बना रही है, एपोगेमी। फिर आओ रेकरेंट एपोमिक्सिस। यहां पर मियोसिस भी नहीं हुआ। अब मियोसिस ही नहीं हुआ तो पूरा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश कैसा बना? डिप्लॉइड या 2n। अब उसमें अंड कोशिका 2n है, बिना निषेचन से वो युग्मनज बनाती है, द्विगुणित अनिषेक जनन। और कोई भी अन्य द्विगुणित कोशिका भ्रूण बनाती है, एपोस्पोरी कहलाएगा। क्लियर? तो हिंदी पता की क्या इसकी? नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस, गैर आवर्तक अनावर्ती। और ये आवर्तक। धन्यवाद। पुनः आवृत्ति, आवृत्ति। धन्यवाद। एक काम, इसको सेंटेंस में लिखाना अच्छा है, मैं इसको चार्ट से बना देता हूं, इतना लंबा लंबा है ना। तो हेडिंग डाल देंगे असंग जनन के प्रकार। है असंग जनन के प्रकार। अच्छा, अपन ने हेड अभी डेफिनेशन ही नहीं लिखी। अच्छा सॉरी। असंग जनन या एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस या असंग जनन। अरे वो जंतु में है, ये पादप है यार। हाँ उसी का टाइप, ऑब्वियस ही बात है। वो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड, तो फिर वो जंतुओं में है, ये पादपों में, सेम सिस्टम। मधुमक्खियों वाला फर्स्ट केस हो गया और लिजर्ड वाला, छिपकली वाला दूसरा केस हो गया। वही असंग जनन या एपोमिक्सिस में लिखेंगे, यह एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन है, विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उदाहरण एस्टेरेसी कुल और घास। एस्टेरेसी कुल और घास। और फिर असंग जनन के प्रकार, असंग जनन के प्रकार।
हाँ, साथ ही बना लो। ठीक है, अब एक बार देख लो, ये क्लियर हो गया। यहां पर मियोसिस होगा तो गुरु बीजाणु कैसा बनेगा? अगुणित। गुरु बीजाणु से किसका विकास होगा? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, या जिसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद, अगुणित। अब मादा युग्मकोद्भिद में यदि अंड कोशिका है, अंड कोशिका बिना निषेचन के युग्मनज बनाएगी तो उसे क्या कहेंगे? अगुणित अनिषेक जनन या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और अगर कोई दूसरी अगुणित कोशिका एंटीपोडल्स या सहाय कोशिकाएं बिना निषेचन के युग्मनज बनाएंगी, एपोगेमी। लिख लिया? डन। अब करूं आगे? अब अपने पास आएगा नेक्स्ट रेकरेंट यानी आवृत्ति असंजनन।
ठीक है भाई, तो आप देख लिए यहां पर क्या हो रहा है, रेकरेंट या आवर्ती असंजनन में आपके पास मियोसिस नहीं होगा और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो गुरु बीजाणु द्विगुणित रहेंगे। उससे जो भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बनेगा वो भी 2n रहेगा। अब उसकी यदि अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण या युग्मनज बनाएगी तो द्विगुणित अनिषेक जनन, और कोई अन्य द्विगुणित कोशिका अगर बिना निषेचन के युग्मनज बनाएगी तो वो एपोस्पोरी कहलाएगा। वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक असंजनन। लिख लिया? तो भूल जाऊंगा मैं आपस से। हाँ, पर हिंदी डन, लिख लिया? अब आखिरी तीसरा आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मैंने कहा ना, हाँ वो भ्रूणता तो होना चाहिए। अब एक मिनट, ये बहुत आसान है। आपके पास एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या जिसे हम क्या कहते हैं अपस्थानिक असंजनन या अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब क्या है। इसमें बहुत विशेष यह है कि कोई भी न्यूसेलस अगर है, न्यूसेलस या अध्यावरण, न्यूसेलस और अध्यावरण की कोशिकाएं क्या होती हैं 2n। न्यूसेलस की कोशिकाएं भी क्या होती हैं 2n, अध्यावरण की कोशिकाएं भी क्या होती हैं 2n। अगर न्यूसेलस या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं बिना मियोसिस और बिना निषेचन के किसका निर्माण करें, भ्रूण का, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक असंजनन या अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक असंजनन या अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब सिंपल सी, कौन सी कोशिकाएं होंगी, जरूरी नहीं है न्यूसेलस की हो, न्यूसेलस के अलावा अध्यावरण की कोशिकाएं। तो न्यूसेलस या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं बिना मियोसिस और बिना निषेचन के अगर भ्रूण का निर्माण करें तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपस्थानिक असंजनन। यानी कैसा भी अंग सजनन ले लो आप, असंजनन, उसमें क्या नहीं देखा जाता, निषेचन नहीं।
और क्या सीधा इसमें क्या। ठीक है भाई, और फिर फाइनली हमारे पास हेडिंग डाल देंगे बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है भाई, तो बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है एक से अधिक भ्रूण का निर्माण। अगर एक पादप में या एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। सबसे पहले तो अपन ने जिम्नोस्पर्म्स में देखा था, साइकस और पाइनस, उनमें बहुभ्रूणता देखी जाती थी। आवृत बीजों की बात करें तो बहुभ्रूणता आपको किन में देखी जाती है? सिट्रस फलों में। अब सिट्रस का मतलब है आपके पास नारंगी, लेमन, नींबू, तो हमारे पास सिट्रस फलों में और आम और अनियन, इसमें मुख्य रूप से क्या देखी जाती है? हमारे पास बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता कैसे विकसित होती है, क्या क्या कारण है? अब एक सेकेंड, ये बीजांड है जो बीज बनाएगा आगे चलकर, और इसके अंदर ये हमारे पास क्या उपस्थित है? भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के ऊपर या भ्रूण कोश के अंदर हमारे पास ये पहले से क्या उपस्थित है? एक युग्मनज। ये युग्मनज या भ्रूण कैसे बना है? सामान्य निषेचन से। एक नर युग्मक एक अंड कोशिका को निषेचित करेगा और उससे आपके पास एक युग्मनज या भ्रूण तो बनता ही है। अब एक से अधिक भ्रूण कैसे निर्मित हो सकता है? पहला तो जैसा अपन ने मानव में जुड़वा बच्चे पढ़े थे, अगर ये भ्रूण में विदलन होए, विदलन मतलब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से अब ये नए अलग अलग भ्रूण का विकास करें तो भी क्या विकसित हो सकती है? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का एक तरीका है विदलन। विदलन का मतलब भ्रूण में विदलन हो और भ्रूण के विदलन से और नए भ्रूण का निर्माण हो, इस तरह से बहुभ्रूणता आ सकती है। पहला कारण तो विदलन बहुभ्रूणता हो गया। दूसरा कारण, ये बाहर कौन सी कोशिकाएं हैं? न्यूसेलस की। बाहर कौन सी कोशिकाएं हैं? न्यूसेलस। ये कौन से हैं? अध्यावरण। तो अगर ये अध्यावरण या न्यूसेलस की कोशिकाएं, ये प्रक्रिया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ये असंजनन का उदाहरण भी है, इससे एक से अधिक भ्रूण भी निर्मित हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है? न्यूसेलस है, द्विगुणित कोशिका है, अध्यावरण द्विगुणित कोशिका है। ये कोशिकाएं भ्रूण कोश के अंदर जाएं, बिना मियोसिस, बिना निषेचन के खुद क्या बना लें? भ्रूण। तो भी एक से अधिक भ्रूण का विकास होगा, तो भी क्या विकसित हो सकती है? बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता दो प्रमुख कारण से आ सकती है। एक तो विदलन, जो आपके पास एक भ्रूण बना है उसमें विदलन से नए भ्रूण बन जाएं, एक ये तरीका है। दूसरा अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब न्यूसेलस और अध्यावरण की कोशिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश करके बिना मियोसिस और बिना निषेचन के नए भ्रूण का निर्माण कर ले। इससे आपके पास क्या विकसित हो सकती है? बहुभ्रूणता। लिखेंगे, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण बहुभ्रूणता कहलाता है। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण बहुभ्रूणता कहलाता है।
उदाहरण लिख लेंगे। सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, अनियन, क्या लिख बहुभ्रूणता के उदाहरण। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण। बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण पहला विदलन बहुभ्रूणता, पहला विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता इसमें लिख लेंगे भ्रूण में विभाजन के द्वारा या भ्रूण में समसूत्री विभाजन के द्वारा, भ्रूण में समसूत्री विभाजन के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण। फिर दूसरा कारण अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरा अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में न्यूसेलस अथवा अध्यावरण, न्यूसेलस अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं, न्यूसेलस अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश कर, भ्रूण कोश में प्रवेश कर बिना मियोसिस व बिना निषेचन के, भ्रूण कोश में प्रवेश कर बिना मियोसिस व बिना निषेचन के एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करती है। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास बेसिकली उदाहरण आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिट्रस फलों में मैंगो और अनियन, ये क्या दिखाएंगे? बहुभ्रूणता दर्शाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जो पादप जगत वाला आप शैवाल, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी में जनन हमने देख लिया। अब चले क्या चालू करना है, जंतु जगत या जैव अणु पहले करना है? जंतु जगत हेडिंग डाल देंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स मतलब जो भी आपके मतलब ये हम लोग अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच 3 बाकी और लिवर फ्लूक 4 बाकी है, साथ साथ पढ़ेंगे। पादपों में वो एनाटॉमी के साथ है। हाँ मतलब वो मतलब देखो हमारे पास कल आप अरे हाँ मतलब वो जब हम एस्के एलिमेंथस पढ़ेंगे तो एस्केरिस पढ़ेंगे, प्लेटी एलिमेंथस पढ़ेंगे तो लिवर फ्लूक पढ़ेंगे, एनेलिडा पढ़ेंगे तो अर्थवर्म, जैसे अपन ने प्रोटोजोआ पढ़ा साथ में पूरा। सबसे बड़ा यूनिट अपना यही रह गया है। और प्लांट टिश्यूज और एनाटॉमी भी है, वहां पढ़ना है मतलब। पर एनिमल किंगडम बड़ा हो जाएगा फिर तो छोटे छोटे क्लासेस।
और फिर एवोल्यूशन। बस मतलब मार्च में अपन अब कंप्लीट कर लेंगे। नहीं 4 दिन की छुट्टियां तो शनिवार रविवार भी काटो आप। फिर भी कर लेंगे। तो जंतु जगत डाल दो हेडिंग यार, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में भी सब मतलब पादप जगत से ज्यादा उदाहरण एनिमल किंगडम में है, बहुत। हाँ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। अब देखिए भाई, सबसे पहले देखो एनिमल किंगडम जो है उसमें बेसिकली हमारे पास जब हम जंतु पढ़ेंगे, अब आपको देखो कैसे याद रखोगे, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। तो इसमें आपको एक सिंपल अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। भाई जंतु जगत में हमारे पास 2 तरह के जंतु होते हैं, एक अकशेरुकी यानी नॉन कॉर्डेट्स और एक कशेरुकी होते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है ना। अब एक सेकेंड, जब मैं यहां पर एनिमल किंगडम में सबसे पहले तो आपको नॉन कॉर्डेट्स का एक क्रम याद रखना है, फाइलम। देखो जो सामान्य लक्षण है वो तो हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख लेंगे, और सवाल सामान्य लक्षण पर आएगा तो भी आप तभी कर पाओगे जब आपको हर फाइलम का उदाहरण याद हो। तो अब देखो, जब अपन जंतु जगत में नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स की शुरुआत कहां से होती है? पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा या जिसे हम क्या कहते हैं? स्पंजेस। फिर पॉरीफेरा के बाद क्या आता है? सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा के बाद आता है टेनोफोरा। टेनोफोरा के बाद चपटे कृमि आते हैं प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस के बाद गोल कृमि आते हैं एस्केहेलमिंथस। उसके बाद खंडीय कृमि आते हैं एनेलिडा। सबसे बड़ा संघ आता है आर्थ्रोपोडा। फिर कोमल काय वाले जंतु मोलस्का। इकाइनोडर्माटा। हेमिकॉर्डेटा और सारे कॉर्डेट्स। देखो सारे कॉर्डेट्स तो जो है वो तो बहुत आसान है, क्योंकि कॉर्डेट्स में जब अपन मानव कार्य की पढ़ते हैं तो बेसिकली उभयचरों के, सरीसर के हृदय के खंड हमको पता है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पता है। कॉर्डेट्स तो बहुत आसान होते हैं, और कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमको मतलब इतना तो पता होता है ये पक्षी है और ये उभयचर है, और वो नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है फिर। कॉर्डेट्स के उदाहरण में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम सारी किस में आती है? ये नॉन कॉर्डेट्स में। अब अपन जब भी जंतु जगत पढ़ेंगे तो हम कोई भी फाइलम को पढ़ेंगे तो उसको 3 भागों में बांटना है। एक तो सामान्य लक्षण, फिर एक विशिष्ट लक्षण जो उस फाइलम के विशिष्ट लक्षण है और किसी में नहीं पाए जाते, और तीसरा सबसे प्रमुख उदाहरण। तो आप भी जब पढ़ाई करोगे, जब भी लर्न करोगे जब आप लोग, तो हर फाइलम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण और उनके उदाहरण। अब आपका जो सिलेबस है उसमें वैसे टॉपिक तो दे रखा है, उसमें सारे सामान्य लक्षणों के बेसिस पर है, लेकिन विशिष्ट लक्षणों पर सवाल आते हैं। तो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक तो सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम नॉन कॉर्डेट्स का है, और ये कॉर्डेट्स अलग हैं। अब कैसे लक्षण देखो, आप याद कैसे रखोगे? एक एक करके मैं उदाहरण बता रहा हूं। पहले सबसे पहला सामान्य लक्षण क्या आता है? सबसे पहले सामान्य लक्षण आता है हमारे पास काय संगठन। सबसे पहला लक्षण कैसे याद रखोगे? काय संगठन। भाई ये जंतु हैं तो इनमें कौन बहुकोशिकीय हैं, उत्तक किस में आया, अंग किस में आया, अंग तंत्र किस में आया? तो देखो सबसे पहला लक्षण मैंने कौन सा लिया? काय संगठन। सबसे पहले जंतु कौन से हैं? पॉरीफेरा। सारे के सारे पॉरीफेरा होते हैं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय हो नहीं सकते, क्योंकि अगर एक कोशिकीय जंतु होते हैं तो उसको हम कहां रखते हैं?
प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, जितने एक कोशिकीय जंतु हैं यानी प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को 5 जगत के आधार पर किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। वो हम पढ़ चुके हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपेनोजोमा, प्लाज्मोडियम, वो सब एक कोशिकीय जंतु हैं जो प्रोटोजोआ में थे। इसका मतलब पॉरीफेरा से क्या शुरुआत होती है? बहुकोशिकीय जंतु। लेकिन ये बहुकोशिकीय हैं, इनमें उत्तक नहीं है। इनमें पॉरीफेरा या स्पंजेस में कोशिकाओं का समूह है, लेकिन सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर एक कार्य नहीं करता, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। इसका मतलब सबसे पहले उत्तक किस में बने? सीलंट्रेटा में। सबसे पहले उत्तक किस में आया? सीलंट्रेटा में। तो आपसे पूछ सकते हैं उत्तक स्तर का काय संगठन? सीलंट्रेटा। अब सीलंट्रेटा और टेनोफोरा भाई भाई, मतलब पहले एक ही थे, फिर बंटवारा, फिर लफड़ा हो गया, ठीक है। मतलब फिर भी सीलंट्रेटा और टेनोफोरा के सामान्य लक्षण सेम। जो सीलंट्रेटा के सामान्य लक्षण हैं वो सामान्य लक्षण टेनोफोरा के होंगे। अलग इसलिए हो गए थे क्योंकि टेनोफोरा में दंश कोशिकाएं नहीं थी, सीलंट्रेटा में सिर्फ उन्हीं को रखा गया जिनमें दंश कोशिकाएं हैं। तो यह देखा गया कि इसमें सामान्य लक्षण तो सीलंट्रेटा जैसे हैं, लेकिन दंश कोशिकाएं नहीं है। कहां आ जाओ? टेनोफोरा। तो टेनोफोरा के सामान्य लक्षण मतलब उत्तक, दोनों में उत्तक है। तो सबसे पहले अंग किस में आए? सबसे पहले अंग वाला सिस्टम किस में आया? प्लैटीहेल्मिन्थस। और सबसे पहले अंग तंत्र किस में आया? ऐसे तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उदाहरण में एस्केहेल्मिन्थस नहीं लिखा होगा, इसका उदाहरण लिखा होगा। प्लैटीहेल्मिन्थस नहीं लिखा होगा, इसका उदाहरण लिखा होगा। जंतु जगत, पादप जगत में समझने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने लायक चीज है। उदाहरण के बिना कुछ काम, कोई जंतु जगत और कोई पादप जगत कोई काम का नहीं है, याद रखना। भले आपको याद है सर, मुझे तो याद है कि युग्मक उद्भिद किसमें प्रभावी है किसमें अप्रभावी, उदाहरण नहीं पता, फ्यूनेरिया कहां पर आएगा सोचना पड़ जाए तो बहुत दिक्कत है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट्स या मॉसेस? मॉसेस। और जब फ्यूनेरिया के साथ 3 और ऑप्शन ऐसे मिलते मिलते लगे हैं, तो देखिए एमसीक्यूज की एक खासियत है, अगर आपको चीजें पता हैं तो वो आंसर ढूंढने में आपको मदद करती हैं, और अगर आपको चीजें नहीं पता हैं तो फिर वो बहुत उलझा देती है। और मैं हमेशा कहता हूं, जो आपको जवाब लग रहा है वो नहीं होता, जो जवाब आता है वो होता है। मुझे लग रहा है तीसरा ऑप्शन है, वो लग ही रहा है नहीं, याद रखना। तो जब लग रहा हो ना तो उसको अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि जो लग रहा है वो गलत ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। एक सिंपल सी बात याद रखना, एक सवाल के जब 4 ऑप्शंस हैं, इसका मतलब शुरुआत में ही आप पीछे हो क्वेश्चन से। शुरुआत में इसलिए पीछे हो क्योंकि सही करने की प्रायिकता 25% ही है। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से एक जवाब है, तो सही करने का सिस्टम ही 25% है। और उसमें मान लो आपको आधा अधूरा आता है तो वो 25 से और घट जाती है। और आप करके देख लेना, 10 सवाल ऐसे तुक्के मारने की कोशिश करना। ऐसे तो पता नहीं कि मजाक मजाक में एग्जाम में 10 तुक्के मार के आओगे, 9 गलत होंगे, क्योंकि हम में से ऐसा कोई प्रतिभाशाली या मुझे दिख नहीं रहा कि जो 10 तुक्के में से 10 तुक्के सही करके आ जाए, क्योंकि इतने तुक्के सही कर रहे होते तो फिर हम फिर कहीं और बैठे होते हम। तो हमारी तो एक और चीज ना, किस्मत थोड़ी खराब ही रहती है अपन लोगों की। हम एग्जाम में जो छोड़ के जाते हैं वही आता है, तो छोड़ के जाना नहीं है कोई चीज, ये पहली चीज। खैर, बहुकोशिकीय कौन से थे? पॉरीफेरा। उत्तक सबसे पहले, सीलंट्रेटा। अंग सबसे पहले, अंग तंत्र सबसे पहले, बाकी सारे अंग तंत्र है। मतलब एस्केहेल्मिन्थस से अंग तंत्र हो गए तो ऐसा नहीं है कि अब सर इनमें तंत्र होगा क्या? हाँ, एस्केहेल्मिन्थस से बाकी सारे जंतुओं में अंग तंत्र है। तो पहला लक्षण अपन ने क्या देख लिया? काय संगठन। काय संगठन में अपन ने देखा कोशिकीय स्तर, बहुकोशिकीय स्तर किसका? पॉरीफेरा का। उत्तक स्तर किसका? सीलंट्रेटा का। और अंग तंत्र कहां से चालू, अंग कहां से चालू हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थस। और एस्केहेल्मिन्थस से लेकर सारे कॉर्डेट्स अंग तंत्र हो गए। यह पहला सामान्य लक्षण।
दूसरा सामान्य लक्षण आता है जनन स्तर, जर्म लेयर्स। अब जनन स्तर के हिसाब से दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो जनन स्तर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। वो डिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीन जनन स्तर होंगी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब पता है। अब याद कैसे रखोगे? दो जनन स्तर, जनन कितनी है? दो, तो शुरुआत के दो, और शुरुआत के दो में किसको साथ लेना पड़ेगा? क्योंकि इसके सारे सामान्य लक्षण, तो ये आपके पास क्या हो गए? डिप्लोब्लास्टिक। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, ये आपके पास डिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर सारे जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब दो, दो मतलब शुरुआत के दो, दो के अंदर फ्री क्या है? टेनोफोरा, तो फ्री होगा। सीलेंट्रेटा के साथ सामान्य लक्षण में हर टेनोफोरा का सामान्य लक्षण सीलेंट्रेटा जैसा होगा। तो काय संगठन पहला लक्षण हुआ, जनन स्तर दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा ले लेते हैं, क्या लेते हैं? सीलम लेते हैं, देह गुहा। या देह गुहा से पहले मैं क्या कर रहा हूं? आहार नाल ले रहा हूं, क्योंकि देह गुहा फिर आसान हो जाएगा याद रखना। आहार नाल का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल। अब आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल या तो अपूर्ण रूप से विकसित होती है, या तो अपूर्ण होगी, और या आहार नाल पूर्ण होगी। पूर्ण का मतलब, आहार नाल का पूर्ण होने का मतलब है एक ट्यूब है, ये मुंह और ये गुदा। तो जब आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित है, इसका मतलब मुख अलग है, गुदा अलग है, भोजन अंदर अलग लेना, बाहर अलग निकालना, इसे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, नलिका में नलिका। तो पूर्ण विकसित आहार नाल, मुंह और गुदा। आहार नाल मतलब पाचन तंत्र, आहार नाल मतलब पाचन तंत्र। अंग तंत्र सबसे पहले कहां चालू हुआ? एस्केहेलमिन्थस। तो सबसे पहले पूर्ण विकसित आहार नाल भी किसमें विकसित हुई? एस्केहेलमिन्थस। उससे पहले एस्केहेलमिन्थस में तो अंग तंत्र आ गया, आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित हो गई। कौन सा प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यह भी सवाल आता है, सबसे पहले कौन सा तंत्र विकसित हुआ? पाचन तंत्र। सबसे पहले एस्केहेलमिन्थस में कौन सा अंग तंत्र विकसित होता है? पाचन तंत्र। उससे पहले ये सीपी। पॉरीफेरा में तो कोई आहार, जिनमें उत्तक ही नहीं है उसमें कोई आहार नाल हो सकती है क्या? इसमें तो मान्य ही नहीं है। प्लैटीहेल्मिन्थस और सीलेंट्रेटा में होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब है एक ही छेद है, अंदर और बाहर, इंजेशन और इजेशन के लिए एक ही छेद है, और इस तरह के बॉडी प्लान को क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सीपी यानी सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थस में अपूर्ण पाचन तंत्र है या अपूर्ण आहार नाल है या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान विकसित सबसे पहले किसमें हुआ? एस्केहेलमिन्थस में। तो ये आहार नाल या बॉडी प्लान कहते हैं इसको। अब देह गुहा बॉडी आसान है। देह गुहा में आप एक याद रखोगे, बाकी सब याद हो जाएगा, क्योंकि देह गुहा के आधार पर तीन प्रकार के जंतु हैं। एक कूट होती है, स्यूडोसीलम, स्यूडोसीलोमेट, एक यूसीलोमेट और एक एसीलोमेट। आपको सिर्फ याद रखना है एस्केहेलमिन्थस। आप सिर्फ क्या याद रखना? एस्केहेलमिन्थस में कूट देह गुहा है। कूट का मतलब क्या है वो समझ लेंगे आगे, बट कूट देह गुहा किसमें है? एस्केहेलमिन्थस। तो उसके आगे वालों में सारे यूसीलोमेट और उसके पीछे वाले एसीलोमेट। एस्केहेलमिन्थस के आगे मतलब सबसे पहले वास्तविक देह गुहा किसमें विकसित हुई? एनेलिडा में। सबसे पहले वास्तविक देह गुहा किसमें विकसित? सवाल यही आएगा, बट वो एनेलिडा नहीं होगा, उसमें बस उदाहरण होगा।
सारा खेल। तो एस्के हेल्मिंथस में स्यूडोसीलोमेट, उससे पहले एसीलोमेट, उसके बाद वाले सारे यूसीलोमेट। तो सामान्य लक्षण में यही तो है। पहला सामान्य लक्षण काय संगठन, दूसरा सामान्य लक्षण जनन स्तर, तीसरा सामान्य लक्षण बॉडी प्लान या आहार नाल, चौथा सामान्य लक्षण सीलम, और पांचवा आता है खंडी भवन, सेगमेंटेशन। अब दो ही जंतु है जिसमें खंडी भवन है, एनेलिडा, और एनेलिडा में वास्तविक खंडी भवन है। बाहर भी खंडी भवन है, अंदर भी खंडी भवन है। वास्तविक खंडी भवन को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो वास्तविक खंडी भवन किसमें देखने को मिलता है, एनेलिडा। और केवल ऊपरी ऊपरी, केवल बाह्य खंडी भवन किसमें देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा। तो आपके जो सामान्य लक्षण है वो बेसिकली किस फाइलम में है वो तो आसानी से आप पता कर सकते हो, लेकिन हर फाइलम के उदाहरण के बेसिस पर प्रॉब्लम आएगा अगर आप उसको याद नहीं करोगे। और क्लासिफिकेशन का एक ही तरीका है, और दुनिया में देखिए कोई, अच्छा एक सम्मिति तो रही गई। अब देखिए सम्मिति या सिमेट्री में भी एक रेस आप याद रख लो बेसिकली, बाकी आपका काम हो जाएगा इसमें सवाल में। या तो असम्मिति, सबसे पहले वाले पॉरीफेरा, सारे जो पॉरीफेरा फाला संघ है, पॉरीफेरा, ये क्या होते हैं, असम्मित, इनमें सम्मिति है नहीं। रेस याद रखोगे तो रेस का मतलब है अरीय सम्मिति, रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री आपको सीलंट्रेटा और इकाइनोडर्माटा में मिलेगी। तो सीलंट और सीलंट्रेटा के साथ टेनोफोरा इंक्लूडेड है। तो सीलंट्रेटा और इकाइनोडर्माटा में कौन सी सम्मिति है, अरीय सम्मिति। बाकी सारे जंतुओं में कौन सी होगी, द्विपार्श्व या बायलैटरल सिमेट्री। तो रेस से आप सामान्य लक्षण तो किसी भी फाइलम के आराम से पता लगा लोगे, बट एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। लिखे, चालू करें हेडिंग। नहीं लिखेंगे, टाइम है अभी 5 मिनट। सामान्य लक्षण पहले यार ये लिस्ट बना लो, ये नॉन कॉर्डेटा की। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे सामान्य लक्षण। अरे यार इसमें सम्मिति तो लिख ही लेते हैं, कल मैं हूं नहीं, आओ
हाँ, दीपक जी के गम में नहीं दीपक जी है नहीं, लिखेंगे सामान्य लक्षण लिखो। पहला सम्मिति, ये तो फटाफट सामान्य, ये नाम ये पढ़ना है सब एक एक करके। ठीक है, तो सामान्य लक्षण में पहला सम्मिति, सिमेट्री। सिमेट्री सम्मिति में पहले आ जाएंगे असम्मित जी। असम्मित, असम्मित का उदाहरण पॉरीफेरा। असम्मित पॉरीफेरा, इसमें भी अपवाद पढ़ेंगे अपन विशेष में। किसी को याद है अपवाद? एक ऐसा पॉरीफेरा जिसमें अरीय सम्मिति होती है। खैर, अभी असम्मित का उदाहरण पॉरीफेरा, ल्यूकोसेलिनिया। दूसरे अरीय सम्मिति, अरीय सम्मिति यानी रेडियल सिमेट्री। अरीय सम्मिति यानी रेडियल सिमेट्री, और इसके उदाहरण सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्माटा। सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्माटा। इसमें भी अपवाद आता है। इकाइनोडर्माटा की लार्वल अवस्था अलग और अरीय और वयस्क अलग। इकाइनोडर्माटा की लार्वल अवस्था जो होती है उसमें द्विपार्श्व सम्मिति होती है, और जो वयस्क होते हैं उसमें अरीय सम्मिति। ये सब विशिष्ट लक्षणों में लिखेंगे। और तीसरे द्विपार्श्व सम्मिति। अरीय सम्मित भाई उदाहरण है। असम्मित संघ कौन सा हो गया? पॉरीफेरा। अरीय सम्मिति किसमें मिलेगी? सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्माटा में। और द्विपार्श्व सम्मिति अन्य जीव। बाकी सारे उदाहरण अन्य कौन कौन है बताओ आप? इसलिए तो मैंने पहले चार्ट। अरे अब मुझे बताओ जो बच गए वो। हाँ, तो ये तो असम्मित है, इनमें और इनमें अरीय सम्मिति है। बाकी सभी जीव क्या हो गए? द्विपार्श्व सम्मिति। अब या तो आप ऐसे ही रखोगे ना, तो कैसे रखोगे? द्विपार्श्व सम्मिति में बाकी अन्य उदाहरण, अन्य जीव, अन्य जंतु। फिर दूसरा काय संगठन। काय संगठन, काय संगठन में सबसे पहला आएगा कोशिकीय स्तर। पहला आएगा कोशिकीय स्तर का काय संगठन। किसमें होगा? पॉरीफेरा। कोशिकीय स्तर का काय संगठन पॉरीफेरा। उत्तक स्तर का काय संगठन सीलेंट्रेटा। उत्तक स्तर का काय संगठन सीलेंट्रेटा। अंग स्तर का काय संगठन प्लैटीहेल्मिन्थस, चपटे कृमि। अंग स्तर का काय संगठन प्लैटीहेल्मिन्थस या चपटे कृमि। और अंग तंत्र का काय संगठन एस्केहेल्मिन्थस से लेकर सभी जंतु।
मतलब एस्के हेलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक। अंग तंत्र लास्ट में एस्के हेलमिंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।